वो कर लेंगे, खुद ही कर लेंगे। चलो भाई साहब, हाँ भाई, गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरी आवाज आ रही है सबको? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड। अरे नीचे से वॉल्यूम 0 कर देना उसका बेटा। हाँ जी, शुरू करें फिर। हेलो रक्षिता, शुरू करें बेटा। यस सर। वेरी गुड। तो हम लोग कहाँ पे थे? साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन। ये लास्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट सबको समझ आ गया है? ये वाले कंसेप्ट सबको समझ आ चुके हैं जो भी हमने पढ़ाए थे पाथ के बारे में? यहाँ पे देखो, हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप सबको बच्चों? यस सर। वेरी गुड। आप लोग अपनी एम कैप खोलोगे ना मैग्नेटिज्म की, तो आपको एम कैप में से रिलेटेड काफी अच्छे खासे क्वेश्चंस मिलेंगे। अब मैं कुछ अच्छी अच्छी चीजें डिस्कस करने वाला हूँ, तो थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके। ये पर देखेगी कैसे बंदगी? ज्यादा बच्चे हो गए यार आज। बटन हटाओ। अरे तुम दोनों कैसे देखोगे मोबाइल से? मुझे क्या पता, ज्यादा बच्चे हो जाएंगे। उधर उधर दोनों गर्ल्स। प्रोजेक्टर लगवाने पड़ेंगे। आज 16 तारीख है ना? चलो, आज हेडिंग डालो कंबाइंड मोशन। हेडिंग डालो कंबाइंड मोशन। इसके अब ना थोड़ा सा अपना, अब क्योंकि हम लोग पढ़ तो चुके हैं पूरा मैग्नेटिज्म, अब हम इस मैग्नेटिज्म को अप्लाई करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? अप्लाई करना, ठीक है? हेलो, शांति। अभी 41 स्टूडेंट्स ही हैं यार। अच्छा, साथ साथ तुम लोग अपना लेवल 1 और ट्राई योरसेल्फ कर रहे हो ना खुद से? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखो अब ना इजी चैप्टर शुरू हो गए तुम्हारे, मैं बता रहा हूँ। 12th, एक बार 12th खत्म हो जाएगी तो हमें दोबारा 11th में आना पड़ेगा मैकेनिक्स में, क्योंकि हमें वहां पे दोबारा काम करना पड़ेगा। तो 12th अपनी बिल्कुल स्ट्रांग होनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन, मैं देखो फिर तुमसे बोल रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि अभी आप मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हो तो हमारे दिमाग में मैग्नेटिज्म चल रहा है, तो सर क्वेश्चन हमसे बड़े आसानी से सॉल्व हो जा रहे हैं। लेकिन सर जब हम अगले चैप्टर में पहुंचते हैं तो पुराने चैप्टर के सवाल नहीं होते हैं। पता है इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है प्रैक्टिस भी। इसका रीजन है कि एट अ टाइम हम लोग क्वेश्चंस को धक्के में कर ले रहे हैं, फॉर्मूला लगा ले रहे हैं, डायरेक्ट पुट करके आंसर निकाल रहे हैं। नहीं, कोई भी क्वेश्चन बिना फॉर्मूले, पहले क्या करो, कोई भी क्वेश्चन पढ़ो, फिर ये देखो अच्छा ये क्वेश्चन इस टॉपिक का है,
फिर उस टॉपिक का फॉर्मूला यूज करो। और मेरे हिसाब से कुछ बच्चे क्या करते हैं, उन्हें फॉर्मूला याद नहीं आता है, तो वो क्या करते हैं, नोट्स कॉपी से फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला पुट करते हैं और उनका आंसर आ जाता है, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, जबकि वो बहुत बड़े धोखे में हैं। आप उस डेरिवेशन को करो पहले, उस क्वेश्चन को छोड़ दो, वो क्वेश्चन आपके हाथ से निकल चुका, टाइम निकल चुका आप उस डेरिवेशन को करो बार बार। जब तक वो फॉर्मूला आपके दिमाग में ना छप जाए, जब तक आपको फॉर्मूले अपनी नोट्स कॉपी से देख के क्वेश्चन कर रहे हो, इसका मतलब आप धोखे में हो। इस चीज को समझो। मेरी बात समझ में आई सबको? Yes, sir. वेरी गुड। यार अभी तक कुल 39 स्टूडेंट्स ही आए हैं, बाकी कहाँ के भाई साहब? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 39 और 10 49, 49 दो 51। अभी भी 10 स्टूडेंट मिसिंग है। ये कैसे देखेगा? मोबाइल मोबाइल है, जल्दी से क्लास में जा। नेट है तेरे पास? चलो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर, अब हमारा टॉपिक का नाम क्या है? कंबाइंड मोशन। क्या है? अब यहाँ पे ना बड़ा देखने वाली बात है, बड़ी तसल्ली से इन सब चीजों को देखने वाली बात है। मैं तुमसे कहता हूं, बड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात। कंबाइंड मोशन में क्या होता? कंबाइंड मोशन में क्या हो गया बेटा? है नेट में दे रहा हूँ ना तेरे को, वहीं पे बैठ, 3 मत बैठ, इधर को बैठ, मरवाएगा मेरे को, इधर को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर। मेरा लैपटॉप आएगा, लैपटॉप नाम से उसे कनेक्ट कर, पासवर्ड होगा 1 2 3 4 8 तक, ठीक है? अब हम कंबाइंड मोशन में आते हैं। कंबाइंड मोशन क्या होता है? किसी चार्ज पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट करा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटा? दोनों। क्या है वहां पे? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों। लिखो यहाँ पे, चार्ज पार्टिकल इज मूविंग in a region where electric field as well as magnetic field both present, as well as magnetic field both present। आया? कनेक्ट हुआ? कौन सी क्लास में जा रहा है? इसको क्लास ऑन करके देते जरा। ठीक है। अब क्या होता, मुझे एक बात बताओ, नेट फोर्स कितना होता, जो हम लॉरेंज फोर्स बोलते हैं? एफ ई वेक्टर प्लस एफ एम वेक्टर। बेहतरीन। अब मैं तुमसे केस डिस्कस कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। पहला केस क्या है? केस है चार्ज पार्टिकल अनडेविएटेड है, या फिर नो चेंज इन वेलोसिटी, या फिर नो चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, जैसी मैंने नो चेंज इन वेलोसिटी लिख दिया, मतलब एक्सीलरेशन कितना हो गया बच्चों? नहीं हो गया। एक्सीलरेशन क्या हो गया बेटा? 0 हो गया। क्लियर? चार्ज पार्टिकल क्या है? अनडेविएट है, नो चेंज इन वेलोसिटी। बहुत सुंदर, नो चेंज इन वेलोसिटी। ऐसा हुआ होगा, इसका मतलब नेट फोर्स कितना होगा? 0, जब वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आया। तो नेट फोर्स अगर 0 है, इसका क्या मतलब है? एफ ई वेक्टर प्लस एफ एम वेक्टर बराबर 0। क्लियरिटी है पूरी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? गुड। अब एफ कितना हो गया? क्यू ई वेक्टर प्लस ये कितना हो गया? क्यू वी क्रॉस वी इक्वल टू 0। तो भाई साहब ये हो गया क्यू ई वेक्टर बराबर माइनस क्यू वी क्रॉस वी।
तो भाई क्यू तो स्केलर है, क्यू से क्यू कट गया, तो ये कितना आएगा चक्षु, ई वेक्टर बराबर माइनस वी क्रॉस बी। अब आपको क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की एक एनालॉजी पता होगी कि जो हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है वो तो कॉम्यूटेटिव होता है ना, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है। पर अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ए क्रॉस बी, क्या बी क्रॉस ए के बराबर होता है? नो सर, माइनस। नहीं होता है, आगे से एक माइनस साइन। रक्षिता याद है या भूल गई? याद है सर। याद है, वेरी गुड। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस माइनस साइन को हटाना होता तो रक्षिता क्या करती, बी क्रॉस वी कर देती। क्या बात समझ में आई? समझ गया। अब बड़े ध्यान से मेरी बात सुनो, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आ गया, बी क्रॉस वी के बराबर आ गया। ये कौन सी कंडीशन है, अनडेविएटेड की। कौन सी कंडीशन है, अनडेविएटेड, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। अब अगर मैं यहां से लिख दूं ई बराबर बी वी साइन थीटा, और थीटा को मैं 90 डिग्री लिख दूं, तो देखो ध्यान से, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड बराबर क्या आ गया, ये आ गया साइन 91 होता है। अरे जीरो किसने कहा, 10th में जाना तेरे को दोबारा। समझ आ गई बात? अब बड़े ध्यान से मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब देना। मान लो मान लो क्या, ये चार्ज पार्टिकल है ऐसे करके, सॉरी ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। और भाई साहब चार्ज पार्टिकल ये है पॉजिटिव का क्यू। अगर ये ऐसे करके जा रहा है तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ को लगाऊं कि ये अनडेविएटेड चले जाए। अब दो तरीके हैं सोचने के, या तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से आंसर निकल जाएगा, कैसे, बी क्रॉस वी, क्रॉस प्रोडक्ट कर लोगे बी क्रॉस वी का, या क्या तरीका है, इस पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से एफएम निकालो। कहाँ को लगेगा एफएम, निकालो तो जरा। सर जो है मैग्नेटिक फील्ड नीचे को, चार्ज पार्टिकल, एफएम ऊपर को लग रहा है। एफएम कहाँ को लग रहा है बच्चों, ऊपर को। अब भाई साहब एफएम ऊपर को लग रहा है तो एफई कहाँ को लगना चाहिए, पक्का, श्योर, गुड। अब एफई कहाँ को लगना चाहिए, नीचे। अब क्योंकि ये पॉजिटिव का चार्ज पार्टिकल है, ध्यान से देखना, कौन सा चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव। अगर एफई नीचे को लग रहा है, एफई नीचे को लग रहा है, पॉजिटिव का चार्ज पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, नीचे को या ऊपर को, क्यों, वेरी गुड। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इस तरीके से रहा होगा, बहुत सुंदर। अब ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी आपको तीनों परपेंडिकुलर दिखाई दे रहे हैं, यस कि नो, दिखाई दे रहे हैं ना बच्चों, गुड। और एक बार हम फॉर्मूले से देखते हैं बी क्रॉस वी। अगर बी क्रॉस वी करते हैं, बी नीचे है, बी क्रॉस वी, तो भी तो अंगूठा नीचे को आ रहा है ना, क्रॉस प्रोडक्ट आता है सबको बी क्रॉस वी से, गुड। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई, नोट कर लीजिए। थोड़ा सा इधर उधर को बैठो, बैग बीच में रख लो अपना, सोशल बैग बीच में रख लो। समझ में आ गया सबको? अच्छा मान लो प्राचिता ने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्ट कर दिया होता, देन व्हाट विल द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो अब ये माइनस का चार्ज पार्टिकल होता, बिना सोचे समझे ऊपर मत दो, पहले इसमें एफएम निकालो। एफएम कहाँ को लगा, नीचे को, तो एफई कहाँ को लगेगा भाई साहब, ऊपर को लगेगा। अब एफई ऊपर को लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ को होगा, नीचे ऊपर, नीचे को। बहुत सुंदर आंसर, गुड।
इलेक्ट्रिक नीचे पर, क्या बात है। दिव्या समझ में आ रहा पुत्र? मुस्कान, आप न्यू एडमिशन हो बेटा? कब लिया आपने एडमिशन? मुस्कान सिया वाली दोस्त जो है, मुस्कान बहुत है, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ बेटा। आप किसके साथ आते थे? समझ आ गई बात? आ गई? अब नहीं, यहाँ पे इसी क्वेश्चन में एक बड़ा खतरनाक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ मैं आप लोगों से, बड़ा ध्यान से मेरी बात का जवाब देना। इसी क्वेश्चन में अगर मैं अचानक से मैग्नेटिक फील्ड जीरो कर दूं, अगर मैं अचानक से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर दूं, क्या होगा? मान लो अचानक से मैंने मैग्नेटिक फील्ड जीरो करा, पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो लिखोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करा, मैग्नेटिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो है। अब पहली कंडीशन में आ जाओ, जब मैग्नेटिक फील्ड जीरो कर दिया भाई साहब, तो क्या खत्म हो गया? एफएम खत्म हो गया, वेलोसिटी एफएम खत्म हो गया ना, वेलोसिटी तो मैंने दी है उसको, एफएम खत्म हो गया, सिर्फ क्या बचा? एफ। अब एक बार डायरेक्शन देखो जरा, एफ और वेलोसिटी की डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है ना। मैंने तुम्हें बताया था जब भी एंगल वेलोसिटी और फोर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री होता है तो पाथ स्ट्रेट लाइन है। इन दोनों के अलावा कोई भी एंगल होता है तो पाथ कैसा होता है? पैराबोलिक। यानी कि इस कंडीशन में जो पाथ हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा बच्चों? पैराबोलिक हो जाएगा। अब ये वाली कंडीशन सुन लो पहले। भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड तो है, अब एफ ही जीरो है, कौन लगेगा? एफएम। और एफएम कौन सा पाथ कराता है? सर्कुलर पाथ 90 डिग्री पर। बहुत सुंदर। एफएम कौन सा पाथ कराता है? एक्चुअली एफएम अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहेगा ना, देखो एफ ही तो हमेशा फिक्स रहेगा, पर एफएम वेलोसिटी के हिसाब से अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहेगा और हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहेगा, तो वो उसको क्या करा देगा? सर्कुलर मोशन करा देगा। इज दैट क्लियर? यस सर। तो यहां तक बात सबको समझ आ गई? सबको समझ आ गई पुत्र? वेरी गुड। सबको समझ आ गई ना बेटा? चलो अब कुछ पॉसिबल केसेस के बारे में चर्चा करते हैं। शाश्वत समझ आ गया? यहाँ पे लिख सकते हो वेलोसिटी एंड फोर्स के बीच एंगल नॉट इक्वल टू 0 डिग्री, एंगल नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, इसका मतलब पाथ पैराबोलिक। शाश्वत समझ आ गया क्या कह रहा होगा ये? हाँ या ना? गुड। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब हम कुछ पॉसिबल केसेस के बारे में बात करने वाले हैं। अब जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ ये तुम्हारी बुकलेट में कहाँ पे दिया है बेटा? ये तुम्हारी बुकलेट में दिया हुआ है पेज नंबर 124, पेज नंबर 124। अब मैं कुछ पॉसिबल केसेस के बारे में बात करने वाला हूँ, इसके बारे में बात करने वाला हूँ, कुछ पॉसिबल केसेस के बारे में बात करने वाला हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल केस 1, ठीक है, मेरी कंडीशन क्या है? क्या अनडेविएटेड मोशन या फिर नो चेंज इन वेलोसिटी मोशन, नो चेंज इन
वेलोसिटी मोशन। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना बेटा? Yes, sir. अनडेविएटेड या फिर नो चेंज इन वेलोसिटी जो मोशन है, क्या वो पॉसिबल है या नहीं? केस 1, भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो, मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो, और कंडीशन क्या है? एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज q है, वेलोसिटी v है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो, मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो, तो क्या पॉसिबल है कि अनडेविएटेड जाएगा, मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज ना हो? सिमरन जोर से बोल। क्यों सर? जब ना मैग्नेटिक फील्ड है ना इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस पर कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, तो यानी कि ये केस हमारा पॉसिबल है। गुड। केस नंबर सेकंड, उदय है क्लास में? शाम वाले बैच में आएगा आज। जी सर। अच्छा, अगर मैं तुमसे कहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड नॉट इक्वल्स टू जीरो, क्या ये पॉसिबल है? सोचो कैसे। वेरी गुड, ये केस भी हमारा पॉसिबल है, बट कंडीशन क्या होगी? इफ v इज पैरेलल टू b। अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो गई तो क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। बेहतरीन, गुड, समझ आ गया सबको? केस 3, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल्स टू जीरो, मैग्नेटिक फील्ड जीरो। देखो भाई साहब, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लग गया, चाहे वेलोसिटी के पैरेलल लगे चाहे किसी भी एंगल पे लगे, वो फोर्स तो लगाएगा ही लगाएगा और वेलोसिटी चेंज कर देगा। अब देखो यहाँ पे भी एक लॉजिक है। मान लो एक बार नीट में आया था सिर्फ अनडेविएटेड की कंडीशन, वेलोसिटी के बारे में कोई कमेंट नहीं लिखा था। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी के पैरेलल हो गया तो अनडेविएटेड ही रहेगा, उसी डायरेक्शन में रहेगा या उसके अपोजिट हो जाएगा? मान लो मैं कहता हूँ एंगल 0 डिग्री और चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, तो उसी डायरेक्शन में एसिलरेट हो जाएगा, पर डायरेक्शन तो वही रहेगी ना, डायरेक्शन से तो डेविएट नहीं होगा। पर वेलोसिटी चेंज उसने तो पूछा नहीं था, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या कहा? मैंने कहा है वेलोसिटी भी चेंज नहीं होनी चाहिए। क्या कहा है मैंने? वेलोसिटी भी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो क्या ये केस पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल, क्योंकि भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स है, क्योंकि वो एंगल पे डिपेंड नहीं करता, ना ही वेलोसिटी पे डिपेंड करता। केस 4, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल्स टू जीरो, मैग्नेटिक फील्ड नॉट इक्वल्स टू जीरो। इज दिस पॉसिबल? सिमरन, इज दिस पॉसिबल? रांची, पॉसिबल तो है, अभी पढ़ाया तो था। कब? ई वेक्टर बराबर कभी बी वी को बोल रही, कभी वी वी बोल रही, कुछ भी बोल दे रही है। बी बोला है सर मैंने पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड बी क्रॉस बी के बराबर होगा, वी क्रॉस बी के बराबर नहीं होगा। अब देखो मैं तुम्हें बताऊं बच्चों की सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, बच्चे पेपर में क्या मिस्टेक करते हैं। देखना, जैसे डेजी से पूछा गया, डेजी ने क्या करा? डेजी ने जल्दीबाजी में बोल दिया अच्छा जीरो है, मतलब मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या बराबर है। तो पता डेजी क्या करेगी? तुरंत डेजी ऐसे करके बराबर का साइन लगा देगी, जो कि पूरा गलत है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप ऐसा करते तो आपका आंसर आता ई वेक्टर बराबर वी क्रॉस बी, जो कि सरासर गलत है। आपको आगे एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि एफ ई वेक्टर अगर ऊपर को लग रहा होगा तो एफ एम वेक्टर को नीचे को लगना पड़ेगा। बहुत सुंदर, नोट कर लीजिए। क्या कर रहा है बेटा? फोटो खींच रहा है क्या मेरी?
तो मोबाइल ऊपर कहाँ तान रखा तूने? क्लियर है यहाँ तक? कौन सा क्रॉस? अब अगर माइनस साइन लगा दिया तो अब ये क्रॉस टिक में बदल चुका है। आज तुम लोग एक काम करो ना, आज तुम लोग वहाँ ऊपर वाले रूम पे बैठ जाओ जहाँ पे शेखर सर पढ़ाते हैं ना। अभी तो पेपर डिस्कशन वही हो रहा होगा तुम्हारा, आज बॉटनी और केमिस्ट्री होगा ना, ऊपर ही पढ़ते दौड़ के जाओ। क्लियर है आता सबको? आगे मूव करें। वेरी गुड। इसके बाद अच्छा, मैंने आप लोगों को एन साइडेड पॉलीगन और स्पाइरल वाला केस करा दिया है? नो सर। ओ सर। वेरी गुड। अब लिखो मैग्नेटिक फील्ड at the center of n-sided polygon, at the center of n-sided polygon। तो पहले पॉलीगन के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते। देख रहा हूँ बेटा मैं। पढ़ ले, मैं अभी आ रहा हूँ पीछे क्वेश्चन पूछने, रुक जा फिर बताता हूँ तेरे को। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ एन साइडेड पॉलीगन। ठीक है, अब देखो इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा पॉलीगन के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाऊं, क्या बनाऊं? तुम लोग इसको उतारना मत, इसको बस समझना। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इसका सेंटर होता है। महक, ये वाला एंगल कितना होता है बेटा? इनमें इतना लैग क्यों कर रहा है ये बेटा? मेरी स्क्रीन लैग कर रही है क्या आरजू? नो सर। तो काम कर, इससे कनेक्ट करता हूँ। ये चार चार किसने कनेक्ट कर लिए रे? बताओ। फोकस मत करना। सो ये लैपटॉप से तो कनेक्टेड है। अरे कुंभ के मेले भाइयों, दिन बाद पहले पढ़ ले, उसका मान ले ऊपर शुरू करो। चलो डिस्टर्ब मत करो यार, क्लास शुरू करें फटाफट। यहाँ पे देखो, एन साइडेड पॉलीगन में बेटा ये एंगल अगर 120 डिग्री होता है तो ये एक्सटीरियर एंगल कितना होता है भाई साहब? ये भी 120 डिग्री होता है ना? अगर मैं यहाँ पे हेक्सागन बना दूं, क्या बना दूं? हेक्सागन। तो मुझे एक बात बताओ, ये एंगल 60 डिग्री होता है और ये एक्सटीरियर एंगल ये भी कितना होता है? 60 डिग्री। तो ये चीज तो क्लियर है। तो अब मैं एन साइडेड पॉलीगन बनाने वाला हूँ, देखो कैसे बना रहा हूँ। अब भी लैग कर रहा है? सर आपकी स्क्रीन पे लैग हो रहा है। मेरी स्क्रीन पे कहाँ से लैग हो रहा है आप यार? पहले देख रहे हो, उसके बाद में आ रहा है।
अब देखो एन साइडेड पॉलीगन का फंडा देखो, मान लो ये एक एन साइडेड पॉलीगन है, ये क्या है, एन साइडेड पॉलीगन है। अब देखो एन साइडेड पॉलीगन में मान लो ये हमारी साइड है ए, क्या है, ए, और ये सेंटर है, देखो पेपर में कुछ भी दे सकता है तुम्हें, और सेंटर से एक कॉर्नर के बीच की जो दूरी है वो है आर, कितनी है, अब भाई साहब एन साइडेड पॉलीगन में ये जो एंगल होता है ये होता है 2 पाई/n, तो ये पूरा एंगल भी कितना होगा, 2 पाई/n। ठीक है, अब करंट ऐसे करके फ्लो हो रही है, ठीक है, ये पॉइंट ओ है। अगर मैं आपसे कहूं मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू ए बी, क्या कहूं, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू ए बी, क्या कहूं मैं आप लोगों से, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू ए बी। अब ये वही कंसेप्ट आ गया, हम पिछले पहले वाले कॉन्सेप्ट में आ गए। ये निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसके बाद अगर हम देखें तो दोनों एंगल नॉर्मल के क्या हैं, अलग अलग तरफ हैं, और ये इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये एंगल भी π/n, ये एंगल भी π/n। तो भाई साहब अगर पूछा गया तो इसका जो आंसर निकाला किसने, डेजी ने, वो निकाला μ0/4 पाई I/a परपेंडिकुलर साइन π/n प्लस साइन π/n। एम आई राइट, बहुत सुंदर। अब यहाँ पे सर ए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, भाई ये ए परपेंडिकुलर निकालना था तो मैंने किसकी हेल्प ली, कॉस वाले फॉर्मूले की। कॉस π/n बराबर कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे बेस कितना हो गया, ए परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, आर। तो अगर यहां से देखूं तो ए परपेंडिकुलर कितना आ गया बच्चों, आर कॉस π/n। वेरी गुड। तो फॉर्मूला क्या बना, μ0/4 पाई I में आर कॉस π/n, बहुत सुंदर। और ये ऊपर कितना बन गया, 2 साइन π/n। तो रक्षिता ने कहा सर इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं, μ0/4 पाई I/r। अच्छा, μ0 अब ये 2 हो गया होगा, 2 10 π/n, क्या सही लिखा है मैंने। अब ये तो ए बी के कारण निकला, ऐसी कितनी साइड्स हैं, एन। तो भाई साहब टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड देखते तो वो जाता है एन इंटू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी, वेयर एन इज टोटल नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स। तो आंसर कितना आ जाता बच्चों, μ0/2 पाई I/r n 10 π/, दैट इज टोटल मैग्नेटिक फील्ड। अब एक बात बताओ, वैसे तो ये एक अलग टॉपिक हो गया है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन साइडेड पॉलीगन, पर क्या मैंने इसमें कोई अलग मेथड लगाया, क्या कोई अजीब सा मेथड है इसमें, नहीं है ना कोई भी अजीब सा मेथड, इसको नोट करो। हाँ बेटा, बेटा गैप बना के बैठो जरा शाश्वत। वर्क क्या, लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, लेफ्ट हैंड ये ऐसे करके, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को है ना, थंब रूल हमारा राइट हैंड होगा और फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल होगा। वेरी गुड। तो ये हमारा आ गया मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ एन साइडेड पॉलीगन। क्लियर है सबको, ये बात क्लियर है ना बच्चों, वेरी गुड। अब आगे मूव करते हैं, चलो लिखो 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 लिखो।
सेंटर तो बच्चे तो आ ही रहे हैं आरएम पे। आजा 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 सेंटर पे आजा। हम्म 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 आजा। छः 10:30। अभी क्लास चल रही है। 10:30 बजे आ जाना। आज से हमारे स्टेट में धान रोपाई शुरू होती है। यहाँ धान रोपना हो गया। आज से होता है हमारे यहाँ। आज आज हमारे वहाँ एक जैसे मतलब लोकल फेस्टिवल होता है ना, तो हमारे उत्तराखंड का एक लोकल फेस्टिवल होता है आज हरेला। आज से धान रोपाई शुरू होती है खेतों में। भाई यहाँ तो इस पर पानी पानी में ही तो होती है धान रोपाई। नहीं, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा वो अंदर की जो होते हैं वो चले गए नहीं अच्छा। सर। चलो क्लियर है। सीखना पड़ेगा बेटा, पढ़ाई नहीं करोगे तो ये भी सीखना पड़ेगा फिर, है ना। इसलिए कह रहा हूँ पढ़ ले। लिखो लिखो सब लिखो। हाँ कलाकार हो यार। खुद से समझते हुए करना। आरजू नोट कर लिया। अब क्लास में किसी बच्चे की मैथ्स होगी ना, तो उसको एक चीज समझ में आएगी। क्या समझ में आएगी? सर हमारा जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 r n, यहाँ पे पाई, और ये है 10 पाई/n। इस फॉर्मूले को क्या महक इस तरीके से लिख सकती है? बड़े ध्यान से देखना। म्यू नॉट आई अपॉन 2 r। अच्छा इस फॉर्मूला को ना, ये जो फॉर्मूला मैं करा रहा हूँ महक, आपको लगता है कि आपको ये याद करना चाहिए? कितने स्टेप हैं इसके भाई साहब? ये फॉर्मूला रटने की जरूरत है? भाई वो तो तुम्हें समझाने के लिए मैं इतने स्टेप कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं डायग्राम बनाता, ये स्टेप लिखता, और इसके बाद में सीधे यहाँ पहुंच जाता। बस, है ना। अब इस तरीके से लिख दिया। अब अगर मैं तुमसे कहता हूं n टेंस टू इन्फानाइट, अगर ये n जो है इन्फानाइट हो जाता, तो कहीं ना कहीं ये एक सर्कल की तरह बिहेव करने लगता। बिहेव एज अ सर्कल। साइन थीटा। अब ऐसे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है इसकी, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ये मैं क्यों लिखने वाला हूँ, कैसे लिखने वाला हूँ, ये तुम्हें पता होना चाहिए। n टेंस टू 0, tan थीटा अपॉन थीटा इसकी वैल्यू होती है 1, है ना। और इस वाले ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर मैं तुमसे कहता n टेंस टू इन्फानाइट, तो ध्यान से देखो, अगर n इन्फानाइट की तरफ ट्रेंड करता, क्योंकि n यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, n यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, तो ये π/n 0 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? तो सर इसकी वैल्यू कितनी हो जाती? 1। ये देखो बन गया, सर्कल का फॉर्मूला आ गया उसके सेंटर पे। सर्कल के कारण, रिंग के कारण उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, यही तो होता है ना बच्चों। हाँ जी। प्लीज नोट इट डाउन।
समझ में आ रहा है शानवी? इसीलिए वो सर्कल हो गया ना। हाँ, सर्कल में छोटी 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 बनाए तो बहुत साइडें बन जाएंगी ना। बड़े आगे मूव करें। इसके बाद लिखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्पाइरल। क्या कह रहे हो बेटा? तेरे को लीप मिल गई? मैग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्पाइरल। पहले स्पाइरल तुम्हें दिखाना पड़ेगा, स्पाइरल होता क्या है। हेडिंग डाल ली सबने, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्पाइरल। ठीक है, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं बेटा? n। और ये इनर डाया जो है ये a है, और ये जो एक्सटर्नल है ये कितनी है बेटा? और इसमें टोटल कितने टर्न्स हैं? कैपिटल। अच्छा, अगर आप देखो सर, है तो एक तरीके से ये सारे अपने आप में सर्कल, सारे अपने आप में क्या है? सर्कल है। पर सर दिक्कत क्या है ना, यहाँ पे हम सर्कल का फॉर्मूला इसलिए नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि रेडियस अलग अलग हो जा रही है। हर रिंग की रेडियस क्या हो जा रही है? अलग अलग हो जा रही है। तो भाई साहब, अब मतलब समझ गए कि ये क्वेश्चन में तुम्हारी हेल्प कौन कर सकता है? इंटीग्रेशन। इस क्वेश्चन में तुम्हारी हेल्प कौन कर सकता है? ये बहुत सुंदर। अब मैंने क्या करा, बात सुनना। मैंने यहाँ पे ये ऐसे करके एक स्ट्रिप मान ली। ग्रीन कलर दिख रहा है इसमें? मैंने क्या करा यहाँ पे, एक स्ट्रिप ले ली। क्या ले ली बेटा? ये स्ट्रिप ले ली। सारे बच्चे ध्यान से देखना है इस स्ट्रिप को। अब मैंने तुमसे कहा कि ये जो स्ट्रिप है इसकी जो लेंथ है, मतलब जो दूरी है सेंटर से, वो r है। कितनी है बेटा? r। और मैंने तुमसे क्या कहा, इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है? dr। कितनी है बच्चों? dr। अब इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एट सेंटर में, ध्यान से पहले सुन लो, मैग्नेटिक फील्ड एट o ड्यू टू dr स्ट्रिप, ड्यू टू dr स्ट्रिप, भाई साहब वो कितना हो जाएगा सर? म्यू नॉट आई अपॉन में 2 स्मॉल r और n डैश। अब ये n डैश क्या है? वेरी गुड, ये n डैश क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन dr स्ट्रिप। अब इसमें लगाओ दिमाग कि dr थिकनेस में कितने टर्न्स आए होंगे। अब देखो मैं निकालना सिखा रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि dr कैसे चल रहा है? रेडियल चल रहा है। तो रेडियली पर सेंटीमीटर या पर यूनिट लेंथ में, या रेडियली नंबर ऑफ टर्न्स
रेडियली बात करूं तो सर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है और रेडियल थिकनेस कितनी है b माइनस ए। b माइनस ए तो होगी ना बेटा भाई, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस b माइनस ए होगी। गुड। तो अब यहां से अगर एन डैश निकालना चाहूं तो एन डैश कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2r आई। एन डैश कितना हो जाएगा, पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ डी आर, रेडियल ना इनटू डी आर। किसी को ऑब्जेक्शन अभी भी पूछ लो, सोचो सोचो, दिमाग लगाओ अपना, लगाओ दिमाग। आरजू समझ आ गया पुत्र? Yes, sir. तो ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 2r आई एन अपॉन बी माइनस। एक काम करो, यहां से आर को बाहर निकालो, इस वाले आर को बाहर निकालो, तो ये कितना हो गया 1 अपॉन आर डी आर। तो भाई साहब ये बी कितना आ गया, म्यू नॉट अपॉन 2 आई एन बी माइनस 1 अपॉन, अच्छा सॉरी ये डीबी है ना, बहुत छोटे से के लिए है, इसको हमें डीबी लिखना पड़ेगा। अब इसको करना है इंटीग्रेट, इसको क्या करना है, इंटीग्रेट। तो देखो ये तो बी हो गया, बाकी सारी चीजें तो हमारी क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। 1 अपॉन आर का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग आर, लिमिट ए टू बी, लिमिट ए टू बी। तो अब चक्षु भैया क्या कहेंगे, बी नॉट आई एन अपॉन 2 बी माइनस ए लॉग बी माइनस लॉग ए कहेंगे। और फिर चक्षु भैया लॉग की प्रॉपर्टी लगा के क्या कह सकते हैं, लॉग बी अपॉन। कहीं कहीं बेटा एक तुम्हें एक चीज पता होगा, लॉग ई बेस को ही एल एन भी बोलते हैं ना, तो एल एन बी अपॉन ए या एल एन, वो तुम्हें पता है। चलो लिख लो, नोट कर लो। स्पाइरल का केस समझ आ गया? अब खुद से करो, उसको उतारो मत, टीपो मत। सर एक बार ये रेडियल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ये दोबारा बता दो। आपको क्या चाहिए इसमें, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए कि ये जो सर आपने डी आर थिकनेस की स्ट्रिप ली है, इसमें कितने टर्न्स आ गए, इसमें कितने टर्न्स आ गए। टर्न तो भाई साहब क्योंकि रेडियली तो चल रहा है ना, तो मैंने रेडियल डायरेक्शन में निकाल दिया, रेडियली नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये कैसे निकाला भाई, ये रेडियल डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी, बी माइनस यही तो होगी ना बेटा, यस सर ठीक है। बस।
रेडियस के अलॉन्ग, हाँ रेडियस के अलॉन्ग क्या, रेडियस के रेडियल नहीं समझती, रेडियस के अलॉन्ग तो यही तो लिया है बी माइनस ए। क्योंकि टर्न्स तो यहीं पे है ना, बीच में टर्न्स थोड़ी है। हो गया सबका। अब इसके बाद साइक्लोट्रॉन, बचा है कितना, एक पार्ट और बचा है बस। बाकी गैल्वेनोमीटर वो संडे को कराऊंगा, आज फ्राइडे है ना। पिछले संडे पे तो क्लास कहाँ ली मैंने, पिछले संडे भी नहीं ली थी ना क्लास। ये तो एक्स्ट्रा क्लास कर लेंगे। ओके डन, गुड। यहाँ तक अब आप लोगों ने एफटी नहीं दिया क्या अपना, क्यों? अरे बेटा जितने क्वेश्चन आते हैं उतना तो करो, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब हेडिंग डालो साइक्लोट्रॉन। क्या होता है भाई साहब साइक्लोट्रॉन? पहली चीज, साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है पार्टिकल्स को एसिलरेट करने की। अच्छा एक छोटा सा सवाल पूछूं, पूछूं? क्या मैग्नेटिक फील्ड, चलो, क्या मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल को एसिलरेट करता है? नो सर। गुड। फिर से सुनो क्वेश्चन, क्या मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल को एसिलरेट करता है? करता है बेटा, डायरेक्शन वेलोसिटी चेंज मतलब एसिलरेशन। ध्यान से सुनो, एसिलरेट करेगा। एसिलरेशन का मतलब क्या होता है ना? एसिलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी को चेंज करना, और वेलोसिटी चेंज करने के तीन तरीके होते हैं, या तो डायरेक्शन चेंज कर दो, या मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, या दोनों चेंज कर दो। तो मैग्नेटिक फोर्स एसिलरेट तो करता है, हाँ बकायदा उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलता है, डायरेक्शन बदल देता है। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, बच्चे सब नो करके आ गए थे इसको, -1 मिल गया था उनको। इसको रेड हेडर से ऊपर लिख लिया करो कॉपी के अपने, जो तुम्हारी कॉपी का रेड हेडर होता है ना, उसके ऊपर लिख लिया करो, मैग्नेटिक फोर्स एसिलरेट तो करता है पर डायरेक्शन चेंज करता है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता है। क्या मैग्नेटिक फोर्स काइनेटिक एनर्जी बढ़ा सकता है? नहीं। नो सर। अब साइक्लोट्रॉन का काम क्या है? टू एसिलरेट द चार्ज पार्टिकल। और जो अच्छा लिखना चाहते हो तो यहाँ पे लिखना हैवी चार्ज पार्टिकल। यहाँ पे क्या लिखोगे? हैवी चार्ज पार्टिकल। हम इलेक्ट्रॉन का यूज नहीं करते यहाँ पे, वी कैन नॉट यूज इलेक्ट्रॉन, हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे यूज नहीं करते। बहुत सुंदर। अब देखो साइक्लोट्रॉन की फंक्शनिंग क्या होती है। आपका वो होता है ना घर में जिसमें मम्मी रोटी बनाती है, तवा नहीं, तवे में बनाती है रोटी नहीं, वो जिसमें बेलते हैं रोटी को, बेलन। चकला जो होता है ना जिसमें रोटी बेलते हैं, वो है मेरे पास एक मेटल का बना हुआ। क्या है? मेटल का बना हुआ और हॉलो है। क्या है? और मैंने उसको बीच से काट दिया, तो देखो कैसा डिजाइन बनेगा।
ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बन गया। पता है इनको क्या बोलते हैं? हॉलो डीज, या और अच्छे से बोला जाए तो मेटेलिक हॉलो डीज। क्या बोला जाता है? मेटेलिक हॉलो डीज। अब आप कहोगे सर हॉलो डीज क्यों बनाया, मतलब हॉलो क्यों बनाया, और मेटल का क्यों बनाया? सबसे पहली चीज, मेटल का इसलिए बनाया, वाई डीज आर मेटेलिक। हमने डीज को मेटेलिक क्यों बनाया? मेटेलिक इसलिए बनाया सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट इज जीरो। कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाए बेटा? शून्य हो जाए। कितना हो जाए? जीरो। भाई कंडक्टर है मेटल का, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बेटा? जीरो। सबको पता है, बहुत सुंदर। अब हमने क्या करा, ये इनके बीच की थिकनेस है, ये बहुत कम थिकनेस होती है। क्या होती है बेटा? बहुत कम थिकनेस। अब क्या करा, ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना है जो कि एसी सोर्स से लगा हुआ है। कैसे लगा हुआ है? एसी ऑसिलेटर। अब एसी क्यों लगाया? ताकि ये अपनी पोलैरिटी बदल ले, ताकि ये अपनी पोलैरिटी टाइम के साथ बदल ले। अब बड़े ध्यान से देखना। और क्या करा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगाया? परपेंडिकुलर लगाया। मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगाया बेटा? ऐसे करके परपेंडिकुलर लगाया। और इस पूरे एपरेटस को किसमें बंद कर दिया? वैक्यूम में बंद कर दिया। किसमें बंद कर दिया? वैक्यूम चैम्बर के अंदर। बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से, ठीक है? पहले सुन लो बड़े ध्यान से। अब हुआ क्या, मान लो ये इलेक्ट्रॉन रखा हुआ था, नहीं इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई चार्ज पार्टिकल क्यों रखा हुआ था? इलेक्ट्रॉन को तो उसमें यूज ही नहीं करते, साइक्लोट्रॉन में हम इलेक्ट्रॉन यूज नहीं करते क्योंकि इलेक्ट्रॉन हैवी पार्टिकल नहीं है। अब सर ऐसा क्यों, इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसा भेदभाव क्यों, वो अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। अब क्या हुआ, एक बात बताओ, क्या ये क्यू चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा? नहीं, क्योंकि ये रेस्ट पे है, क्योंकि ये। अब क्या हुआ होगा, मान लो पोलैरिटी ऐसे करके रही, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की पोलैरिटी ऐसे करके रही, एक टाइम रहा होगा कि ये जो डी है ये पॉजिटिव रही होगी और ये क्या रही होगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? राइट वर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? राइट वर्ड। ये इस चार्ज पार्टिकल को कहां को फेंक देगा? राइट वर्ड को ही फेंकेगा। कहां को फेंकेगा? राइट साइड। और इसको फेंक के ये ऐसे करके डी के अंदर डाल देगा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड ने वेलोसिटी बढ़ाई वेलोसिटी, और किसके अंदर फेंक दिया? डी। अब जब ये डी के अंदर आया होगा, अब डी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो इलेक्ट्रिक फोर्स। लेकिन अब क्योंकि वेलोसिटी आ गई है तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अब मैग्नेटिक फोर्स कहाँ को लगेगा, जरा निकालो। इस पे मैग्नेटिक फोर्स कहाँ को लग रहा है? ऊपर को लग रहा है। कहाँ को लग रहा है? ऊपर। तो एक काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, मैग्नेटिक फील्ड जो आपने नीचे को लगाया है उसी मैग्नेटिक फील्ड को आप ऊपर को लगा दो, क्योंकि मुझे नीचे को घुमाना है, ऊपर तो जगह ही नहीं है ना। लेफ्ट हैंड रूल। अब अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड लगा दिया होता, मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगा दिया होता? अपवर्ड, तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स कहाँ को लगा? नीचे को। ये है यार, ऊपर को है मैग्नेटिक फोर्स, ऊपर है। अपनी कॉपी देख, स्क्रीन मत देख, मेरी कॉपी में लगा, इसको अपनी कॉपी में लगा। मैग्नेटिक फोर्स ऊपर को, चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो एफएम कहाँ को आया? नीचे को आया। तो एफएम इस पे नीचे को लगा। अब नीचे को लगेगा तो एफएम क्या कर रहा है? ऐसे घुमा दिया, घुमा दिया। एफएम ने इसको ऐसे करके घुमा दिया। अच्छा, जब इसको एफएम ने घुमाया होगा, एक काम करते हैं ना, चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे नहीं रखते हैं, थोड़ा सा नीचे को रखते हैं। क्यों? इसको जब एफएम ने घुमाया होगा, क्या एफएम ने वेलोसिटी इंक्रीज कर दी होगी? सॉरी, स्पीड इंक्रीज कर दी होगी? नहीं। मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या था? सिर्फ घुमाने का। क्या मैग्नेटिक फील्ड एसिलरेट भी कर रहा है? एसिलरेट तो कर ही रहा है, चेंज कर रहा है डायरेक्शन है, यानी कि एसिलरेट तो दोनों करते हैं, पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाता है। अब क्या हुआ देख, जब ये डी के अंदर घूम के वापस यहाँ पे आया, तो ये जो एसी सोर्स था इसकी पोलैरिटी बदल गई। तुरंत एसी सोर्स की पोलैरिटी बदली, भाई साहब ये पॉजिटिव हो गया और ये। अब जब चार्ज पार्टिकल डी से बाहर आया तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा और ये ऐसे करके और तेज हो गया, थोड़ा सा मैग्नीट्यूड थोड़ा सा और बढ़ गया। फिर जैसे ही डी के अंदर घुसा
इलेक्ट्रिक फोर्स गायब, फिर मैग्नेटिक फोर्स ने घुमाया। अब एक बात बताओ, जो रेडियस होती है हमारी, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? mv अपॉन pq। क्योंकि v हमारी बढ़ती जाएगी, जितनी बार वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कांटेक्ट में आएगा v बढ़ती जाएगी, तो रेडियस भी इंक्रीज होती जाएगी। दूसरी वाली रेडियस ऐसी आई, फिर यही घटना घटेगी, फिर ये ऐसे नीचे, ये ऐसे करके रेडियस बढ़ती जा रही है। एक टाइम आएगा जब हमें डिजायर्ड स्पीड मिल जाएगी, मैं इसको डी से बाहर निकाल दूंगा। डी से क्या कर दूंगा? बाहर निकाल दूंगा। समझ आई कैसे? जब ये यहाँ पे आया होगा ना, तुरंत सब कुछ बंद कर दो, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड सब बंद कर दो, सीधा बाहर निकल गया। समझ आई बात? यहाँ पे होल किया होगा कोई, उसका तरीका बनाया होगा साइंटिस्ट ने, सीधे बाहर निकल गया। तो आपने एसिलरेट कर लिया। अब यहाँ पे लिखो एक एक करके इसकी पार्ट्स लिखो। इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या करा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किसने करा? एसी सोर्स ने। एसी सोर्स क्यों लगाया? ताकि पोलैरिटी आप बदल सको। वाई एसी सोर्स? सो दैट यू कैन चेंज पोलैरिटी। सो दैट यू कैन चेंज पोलैरिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है? increases the speed between the space of d's, between the space of d's। d's के बीच में जो स्पीड, जो स्पेस है, वहां पे क्या कर रहा है? स्पीड बढ़ा रहा है। फिर दूसरा, भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है? सर्कुलेटेड या सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये क्या करा रहा है? ये क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन करा रहा है। यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोवाइड कर रहा है, एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रहा है? प्रोवाइड। पर कभी कभी पूछा जाता है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड कॉमा इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ एक्सीलरेट द चार्ज पार्टिकल, बोथ एक्सीलरेट द चार्ज पार्टिकल। भाई साहब चार्ज पार्टिकल को तो दोनों ही एक्सीलरेट कर रहे हैं ना। गुड। अब तरीका समझ में आ गया? फंडामेंटल समझ में आ गया? गुड, नोट करो। अब तुम्हारे स्कूल के बोर्ड्स में अगर इसके बारे में लिखना आ गया, तो कंस्ट्रक्शन नहीं लिख सकते? वैक्यूम चैम्बर है, हॉलो मेटेलिक डीज है, और ये सब चीजें इंग्लिश में तो लिखना है। और सब इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े हुए हो। नहीं बोर्ड, अरे कोरोना नहीं होगा, बोर्ड का पैटर्न फिर बदल देंगे। तुम तो ऑलराउंडर की तरह बनो ना। सर ये आपने एसी को इससे रिप्रेजेंट किया है। डीसी बैटरी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और एसी बैटरी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज ऐसे है डीसी सोर्स, दैट इज एसी सोर्स। बीच में सांप जैसा बना रखा है, ठीक है? वो अल्टरनेट करंट नहीं देखी तूने ऐसे करके? उसका साइन है वो। आ गया भाई बालकों बालिकाओं? साइक्लोट्रॉन का कंसेप्ट नोट कर लो। आरजू कंसेप्ट क्लियर हो गया? साइक्लोट्रॉन का फंक्शन फील हुआ? नेट चली गई क्या? रक्षिता यस सर। समझ आया बेटा? यस सर, आ गया। रक्षिता एक चक्कर में ड्यूरिंग वन रिवॉल्यूशन ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कांटेक्ट में कितनी बार आ रहा है? 2 बार। बहुत सुंदर। अभी और चर्चा करते हैं। मुस्कान समझ आ रहा है बेटा? पीछे दिव्या?
सिमरन समझ आ गया बेटा? अच्छा सिमरन एक बात बता, आप जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ा रहे हो कहीं ना कहीं रेडियस भी बढ़ रही है, तो क्या आप अपने मन से कितनी भी वेलोसिटी बढ़ा सकते हो? एक टाइम के बाद तो रेडियस रेडियस लिमिट हो जाएगी ना, जितना आपकी डीज है डीज के हिसाब से तो बढ़ाओगे। नहीं समझी? समझ गई? यानी कि जो आर मैक्स होगी वो डीज की रेडियस पे डिपेंड करेगी, यानी कि जैसे पहले सबने लिख लिया है ना, ये तो मैं लिखाऊं। अगर हम उसी की फिर इंटरनेट करते हैं तो इतना सारा मीटर कहाँ से लाऊं? इतनी बड़ी पूरी धरती को पालेगी क्या उसी में? यार कर तो सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? शुरू करो अब देखना। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैक्सिमम वेलोसिटी ध्यान से सुनना, ठीक है? मैक्सिमम वेलोसिटी कैन बी गेन्ड बाय साइक्लोट्रॉन। ये साइक्लोट्रॉन भैया से मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी गेन कर सकते हैं? मुझे एक बात बताओ सर, यहाँ पे एक लिमिट है, हमें पता है आर बराबर एम वी अपॉन बी क्यू होता है ना बेटा। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, ये आर मैक्स है, ये आर मैक्स क्या है? रेडियस ऑफ डी। तो वी मैक्स कितना हो जाएगा पुत्र? आर बी क्यू अपॉन में एम। समझ में आई? और यहाँ पे ये आर मैक्स रहेगी। सिमरन बात समझ आ रही बेटा? सिमरन सिया दोनों है ऑनलाइन? यस सर। सिमरन भाग जाती है। सिया सिमरन कहाँ है? सर है क्लास में। क्लास में है पर उसकी आवाज नहीं आ रही है। सर चलो यहाँ तक समझ आ गया सबको? वेरी गुड। दैट इज वी मैक्स, दैट इज वी मैक्स। अब एक बात बताओ, एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको एसिलरेट करा। तुम्हें याद होगा जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती थी वो ईवी क्यू वी के बराबर होती थी, है ना? बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना, बड़े ध्यान से, पहले सुन लो। एक रिवॉल्यूशन में कितनी बार आया कांटेक्ट में? 2 बार। कितनी बार आया कांटेक्ट में? 2 बार। और मैं तुमसे कहता हूं ये जो एसी सोर्स है उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा? बी। उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? बी। तो जब वो एक बार कांटेक्ट में आएगा तो काइनेटिक एनर्जी कितना बड़ी होगी? क्यूवी। 2 बार आया होगा तो 2 क्यूवी। यानी कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी 1 रिवॉल्यूशन में कितना बढ़ रही है, तो आपका आंसर कितना होगा? 2 क्यूवी ड्यूरिंग 1 रिवॉल्यूशन। बेहतरीन आंसर। और यही काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? हाफ एम वी स्क्वायर बराबर 2 Q/V। अगर मल्टीप्लाई बाय एन कर दूं तो भाई साहब ये एन क्या हो गया? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो आप सब कुछ निकाल सकते हो यहाँ से, यू कैन फाइंड आउट। अब ये वी क्या है? दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एसी सोर्स। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एसी सोर्स। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एसी सोर्स। समझ आई? अब दूसरा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, चलो चलो लिखो। तुम्हें लीप में मिलेंगे इसके क्वेश्चन, तुम्हारी बुकलेट में तो कम होंगे साइक्लोट्रॉन के, पर लीप में तुम्हें इसके इन डेप्थ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वहां पे ये कॉन्सेप्ट आपके काफी यूज होंगे।
अब एक बात बताओ, यहाँ पे हर आधे चक्कर के बाद पोलैरिटी चेंज हो रही है ना, तो AC की पोलैरिटी भी चेंज करनी पड़ेगी। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी पूछूं, चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड कितना होता था, 2πr/v। आप क्या करते हैं, तुरंत R को क्या लिखते हैं, mv/bq, नीचे लिखते हैं v से v कट जाता, तो भाई साहब टाइम पीरियड कितना आ जाता, 2πm/bq। तो भाई साहब फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाती है आपकी, bq/2। अच्छा मुझे एक बात बताओ, फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रही है, क्या वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है, नहीं। इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। अब क्या हुआ, जब डेजी एपरेटस में एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसको लैब भेजा गया, तो डेजी को पता था कि वो कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेगी, डेजी को ये पता था कि वो कौन सा चार्ज पार्टिकल यूज कर रही है, डेजी को ये पता था कि उसका मास कितना है, तो फ्रीक्वेंसी तो डेजी को पहले ही पता थी ना। अब डेजी ने इसी फ्रीक्वेंसी का क्या लिया, AC ऑसिलेटर। दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर रखनी पड़ेगी, जिस हिसाब से उसका डायरेक्शन चेंज हो रही है उस हिसाब से पोलैरिटी भी चेंज होनी चाहिए। तो एक तरीके से यही फ्रीक्वेंसी किसकी होनी चाहिए, दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स, दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स। ये किसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए बेटा, AC सोर्स। AC सोर्स की या AC ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी भी यही होनी चाहिए। तुम लोग आज इतने ढेर सारे लोग कैसे आ गए यहाँ पे यार, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी यूज करा मतलब समझ तो आ गया मेरे को कि हर आधे चक्कर में क्योंकि AC जो होती है ना उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, हमारे घरों में जो AC आती है ना इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, यानी कि ये 1 सेकंड में 50 बार अपना रिवॉल्यूशन चेंज करती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल आता है, मैं बार बार एक चीज बोल रहा था जब साइक्लोट्रॉन पढ़ा रहा था स्टार्टिंग से, इलेक्ट्रॉन यूज नहीं करेंगे, हैवी पार्टिकल यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन यूज नहीं करेंगे। भाई साहब इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं यूज करेंगे, देखो जरा यहाँ पे लिखो, इलेक्ट्रॉन या लाइट पार्टिकल्स कैन नॉट यूज इन साइक्लोट्रॉन, लिखो इलेक्ट्रॉन और लाइट पार्टिकल्स आर नॉट यूज्ड इन साइक्लोट्रॉन, electrons comma light particles are not used in cyclotron। और मैग ने क्वेश्चन पूछा सर व्हाई, बिकॉज आपको पता होगा लाइट पार्टिकल्स के लिए जो मास होता है m0√1-v²/c² होता है, यानी कि लाइट पार्टिकल्स में अगर आप वेलोसिटी बढ़ाओगे तो उसका मास क्या होगा, वेरी कर जाएगा। अब अगर मास वेरी कर गया तो भाई साहब फ्रीक्वेंसी बदल गई, तो डेजी को चार्ज पार्टिकल के हिसाब से अपनी फ्रीक्वेंसी बदलनी पड़ेगी। पर अब डेजी कैसे बदले, मैनुअली तो बार बार इतना कर नहीं सकती, इतनी कैलकुलेशन तो कर नहीं सकती, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन का यूज नॉर्मल साइक्लोट्रॉन में नहीं करते हैं। पर क्योंकि साइंटिस्टों ने इतनी खोज कर ली है तो अब सिंक्रोनाइज्ड साइक्लोट्रॉन आ चुके हैं, वहां पे हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर सकते हैं। बट नॉर्मली अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है साइक्लोट्रॉन में हम लोग यूज नहीं करते हैं, लिख लीजिए। सर एक बार क्वेश्चन लिया? कर दो। क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन और लाइट पार्टिकल्स आर नॉट यूज्ड इन साइक्लोट्रॉन, इसका आंसर है बिकॉज द मास ऑफ लाइट पार्टिकल्स changed with velocity and if mass change their frequency also change, और फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई तो साइक्लोट्रॉन गड़बड़ा जाएगा। ठीक, डन। चलो तो तुम्हारे 2 पार्ट हो गए इस चैप्टर के समाप्त। सर ये एक्सेलरेट करने में होता है, बट फिर इसको वहाँ पे एक्सेलरेट करना है। क्या क्या इलेक्ट्रॉन यूज
न्यूट्रॉन को एक्सीलरेट करते हैं, प्रोटॉन को करते हैं, वो तो हैवी पार्टिकल्स हैं। अल्फा पार्ट वो तो हैवी पार्टिकल है। हाँ क्लियर है। न्यूक्लियर पार्टिकल में जो न्यूट्रॉन जाता है, न्यूट्रॉन को एक्सीलरेट कौन करता है? साइक्लोट्रॉन ही तो करेगा। चलो इज दैट क्लियर? क्या साइक्लोट्रॉन का कंसेप्ट सबको समझ आ गया? बेहतरीन। तो इसी के साथ आपके 2 अध्याय होते हैं इस चैप्टर के समाप्त। यानी कि जब आप अपना चैप्टर ओपन करोगे तो जैसे ही आपका चैप्टर स्टार्ट होगा, मैग्नेटिज्म स्टार्ट होने के बाद पेज नंबर 142 तक हमारा समाप्त हो चुका है। पेज नंबर 142 तक हमारा समाप्त हो चुका है। अब हम आने वाले हैं नए कॉन्सेप्ट में, और उसका नाम क्या है? हेडिंग डालो, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर placed in a uniform magnetic field, placed in a uniform magnetic field। अच्छा, तुम्हारा अभी एक कॉन्सेप्ट और रह गया है। मैंने तुमसे बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड 2 चीजें प्रोड्यूस करती हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसके लिए हमने बायो सेवर्ट और वो सारी चीजें पढ़ी थी। इसके अलावा एक चीज और बताया था कि मूविंग चार्ज भी पैदा करता है। पर मूविंग चार्ज के लिए मैंने तो अभी पढ़ाया नहीं है ना, इसको लिख ले, लास्ट में पढ़ा दूंगा। सर मूविंग चार्ज का कंसेप्ट भी बता देना, ठीक है। चलो अब जब हम मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर पढ़ते हैं, भाई साहब देखा जाए तो ये कौन सा लास्ट क्लास में इंग्लिश में बोल रहे थे कि वाटो भी इसको क्या चीज? फिलोसफी का भी ये बता देना इसके तो क्या कह रही है भी। अच्छा एक चीज, 1 मिनट, एक छोटी सी चीज है। तुम्हारी एनसीईआरटी में एक चीज लिखी हुई है जो मैं तुम्हें क्लियर करा देता हूँ, तुमने पढ़ी होगी। मुझे बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 9। यही होती है? नहीं नहीं, सॉरी 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 9 × 10 की पावर, बहुत सुंदर। और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 10 की पावर 10 टू दी पावर माइनस, यही होती है। ये वही कॉन्सेप्ट है। अब एक काम कर, इन दोनों को डिवाइड कर दें। अगर डिवाइड करेगा तो क्या आएगा? 1/एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट बच जाएगा। और भाई साहब ये हो जाएगा 9 × 10 की पावर 9, ये 10 की पावर -7 ऊपर चले जाएगा 10 की पावर 7। तो भाई साहब ये कितना दिखाई दे रहा है आपको? ध्यान से देखो, 9 × 10 की पावर 16। क्या इसको मैं 3 × 10 की पावर 8 का स्क्वायर कर सकता हूँ? तो ये कितना दिखाई दे रहा है? 1/एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट इक्वल्स टू 3²। तो पेपरों में कभी कभी डायरेक्टली इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी पूछा जाता है, या फिर C बराबर 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इज दैट ओके? अबे सानवी, उसमें आ रहा है? गुस्से में है क्या आज भी? फिर दर्द हो रहा कर रहा है? और तुम्हें गुस्से में क्यों रहता है इतना? खुश रहा कर थोड़ा। सूर्यांश, सूर्यांश नाम है जरा। सूर्यांश आ गया, सानवी आ गया। अब एक सूर्यवंशम गायब है ना? नए बच्चे आए थे उसमें कौन गायब? नहीं तुम दोनों ही थे क्या? तुम दोनों के नाम में कंफ्यूज रह रहा है। चलो अब देखो, अच्छा एक बात बताओ, मैग्नेटिक फोर्स तो अभी हम चार्ज पार्टिकल पे पढ़ के आए थे। अब करंट कैरिंग कंडक्टर है सर, इसमें चार्ज पार्टिकल ज्यादा हो गए, इसमें चार्ज पार्टिकल ज्यादा हो गए। बेहतरीन। तो पहले इसका थोड़ा सा डेरिवेशन हल्का सा कराता हूं मैं तुम्हें।
हल्का सा डेरिवेशन देखना, मान लो ये कोई कंडक्टर है, ये क्या है पुत्र, कंडक्टर है। तो अब मान लो करंट ऐसे करके फ्लो कर रही है, ये पॉजिटिव का चार्ज पार्टिकल कैसे जा रहा होगा, ऐसे करके करंट ऐसे करके फ्लो कर रही है, तो पॉजिटिव, वैसे तो सॉलिड है तो इलेक्ट्रॉन इधर को आ रहा होगा, पर मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल उधर को जा रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, इस पे मैग्नेटिक फोर्स कहाँ को लगा, जल्दी बताओ, कहाँ को लगा, ऊपर को। भाई साहब मैग्नेटिक फोर्स लग गया ऊपर को। अब ये तो एक पे लगा, ऐसी एक चार्ज पार्टिकल और था, उस पे कहाँ को लगा, उस पे भी ऊपर को लगा। तो नेट फोर्स कितना हो गया, दोनों को ऐड कर लोगे, दोनों को ऐड कर लोगे। अब एक बात बताना, क्या सभी एक डायरेक्शन में तो जाएंगे फिर। तो जो एफ एम है वो कितना है, क्यू वी बी है, एक तरीके से क्यू वी क्रॉस बी है, ये तो है ना बेटा, बड़े ध्यान से समझना। क्लियर है डेजी। अब डेजी ने कहा सर अगर हम नेट एफएम निकालना चाहते तो आप क्या करते, टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स निकालते, यानी कि कैपिटल एन, और क्यू की जगह मैं ई रखता, बी क्रॉस बी। एम आई राइट और रॉन्ग, है ना, पहले समझ लो उसको, तुम्हारे वैसे काम का नहीं है, तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला आना चाहिए, पर ये फॉर्मूला आया कहां से वो समझ आना है। अब कैपिटल एन कितना होगा भाई, नंबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ए इंटू इसकी लेंथ एल, इसकी लेंथ कितनी है बच्चों, एल। तो भाई साहब ये कितना आ गया, वी क्रॉस वी। नहीं आई बात समझ में, बेहतरीन। अब देखो ई कहाँ गया, अच्छा ई खा गया मैं, एन ई ए। अच्छा यहाँ पे जो वी होगा, ये जो चार्ज पार्टिकल जा रहे होंगे ये तो वीडी स्पीड से जा रहे होंगे ना, तो सर इसको वीडी लिख लो, क्या लिख लो, VD। बहुत सुंदर, बड़े आराम से समझना। अब देखो एन ई ए, अगर क्या, देखो थोड़ी देर के लिए ना वीडी को बाहर ले लो, थोड़ी देर के लिए अगर मैं वीडी को बाहर निकाल लेता हूं और वीडी की जगह पे एल लिख लेता हूं, एल क्रॉस बी, बड़ी ध्यान से समझना। तो यानी कि मैंने पहले ही बता दिया है कि जो एल की डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन के साथ है, करंट की डायरेक्ट, ये सॉरी क्या करें, जो एल की डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन के साथ, बोल दिया ना, क्योंकि रिप्लेस किया है मैंने। व्हाट इज दिस, ये क्या है, आई। तो नेट मैग्नेटिक फोर्स कितना हो गया, आई डी एल क्रॉस बी। ये आ गया तुम्हारा फॉर्मूला, आ गया फॉर्मूला, वेल डन। इसको नोट करो, दैट इज एफ एम, दैट इज एफ एम। सर यस, यहाँ पर आपने A इंटू एल कैसे लिखा? ये क्या है, सर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल। मास बराबर कितना होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सिलेंड्रिकल है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए इंटू एल। A इंटू एल। ओके सर। क्या कोर्स खत्म हो गया, लास्ट टॉपिक है। देख ले बचे कितने पन्ने, खत्म तो हो गया, मूविंग चार्ज तो करा चुका हूँ है। लेवल 2 मत दे बेटा, लेवल 1 दे। यहाँ तक आ गया सबको, शांति, वेरी गुड। तो संडे को, अभी तो क्लास को आधा घंटा बचा है। तुम्हारी जूलॉजी की क्लास कितने बजे शुरू होती है, वो पूरे तो मैम ने भी जल्दी शुरू कर दी क्लास, एक्सपायर हो गया। तो मैम से बोला करो ना, क्लास तो मैंने जल्दी शुरू करी है, हैं? वेट नहीं करते, मैम जल्दी शुरू करके लेट छोड़ती हैं। मतलब मेरा पिछले साल वाला काम इस साल मैम ने शुरू कर दिया। 10-14 कैपेसिटी पे तो आए नहीं तो शाम को 8 बजे होते हैं।
मेरा टाइम चलो पढ़ो पढ़ो, ज्यादा खुश हो गया बेटा। चलो, तो हमें ये पता चल गया, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात, बड़े ध्यान से, रांची बड़े ध्यान से बात सुनना। सर ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैं आपको ये फॉर्मूला यूज करना सिखा रहा हूं, ठीक है। ये करंट है ऐसे करके, इसकी लेंथ L है, करंट ऐसे करके जा रही है I। पहले तो अपने दिमाग से मुझे बताओ, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है? यार मैग्नेटिक फील्ड नीचे को है, 90 डिग्री। करंट मेरे पेज में है, 90 तो ऑटोमेटिकली एंगल कितना है? बहुत सुंदर। 90 और डिग्री। तो जो FM होगा वो कितना होगा? I L क्रॉस B, यानी कि सर जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ILB साइन 90 डिग्री। जरा डायरेक्शन निकालो तो FM ऊपर को नीचे को? ऊपर। ऊपर सर। बहुत सुंदर, FM लगा ऊपर को, ठीक हो गया। डेजी, अगर ये ऐसे करके होता आई करंट, अब मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल है? अरे अभी भी तो 90 है भाई साहब, मैग्नेटिक फील्ड नीचे को है और वायर मेरा पेज में है, नहीं समझे यार? भाई मैग्नेटिक फील्ड समझ नीचे गए को सर। है ना, और वायर तो मेरा पेज में है। यार तुम लोग अपने दिमाग का यस सर, वो इस्तेमाल दोनों नहीं अलग करते हो। अलग प्लेन में है। ये लो, अब एंगल कितना है? अभी भी सर 90 डिग्री है। अब एंगल कितना है? अभी भी 90 90 डिग्री। डिग्री है। काहे के लिए कंफ्यूज हो रहे हो उतना? अच्छा, इस पे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कहाँ को होगी? ऐसे करके। इस पे कहाँ को होगी? ऐसे राइट करके। वर्ड। इस पे कैसे होगी? ऐसे करके होगी। यस की नो? यस की नो? यस सर, यस सर। सर आप क्रॉस कैसे बोलते हो कि नीचे है, लेकिन मैं कैसे बोलती इनसाइड द प्लेट, इनसाइड द प्लेट। अपनी कॉपी देख तू पहले तो, स्क्रीन मत देख। कहाँ है इनसाइड? उंगली नीचे करिए वाली। क्रॉस तो इनसाइड ही कर दो लेट। हाँ तो अपनी कॉपी में करना, कॉपी में कर अपनी, बस। हाँ अब देख भाई, ये जो जरा पेज है कॉपी का, ये जो ऐसे वाले हैं उनके साथ सब में परपेंडिकुलर है ना बेटा। स्क्रीन पे हाथ मत लगाओ, मैं कह रहा हूँ। कभी मुझे देखा है तुमने स्क्रीन पे करते हुए? मैं हमेशा अपनी स्क्रीन पे करता हूँ। मुझे कॉपी क्यों नहीं करते हो? कॉपी भी करना आना चाहिए टीचर्स को बेटा, टीचर्स की अप्रोच को चोरी करना सीखो। पढ़ ले बेटा, थोड़ा पढ़ ले। ओके, सर एक बार थोड़ा सा ऊपर कर दो। उसको कर दे तो इनसाइड द पेज तो ऐसे सही आ रहा है। इनसाइड द, फिर मैं कह रहा हूँ स्क्रीन क्यों देख रही है? इनसाइड द अपनी कॉपी देख। यार आपसे पूछ रहे हैं, ऐसे करने से भी तो हो सकता है। हो सब सकता है, पर अभी तुम बच्चे हो बेटा, तुम्हें थिंकिंग एबिलिटी तुम्हारे अंदर मेरे बराबर थोड़ी है। 3D में इमेजिनेशन हो सकता है किसी बच्चे के अंदर मेरे से भी ज्यादा हो, है ना? वो तो इमेजिनेशन है, वो तो कुछ बच्चों का जो एप्टीट्यूड होता है वो तो कितना गुना ज्यादा होता है, IQ लेवल कितना ज्यादा होता है। तो ये तो आप उसको 3D में भी समझ सकते हो, पर फिलहाल आप उसको अपनी कॉपी में समझो, प्रैक्टिस कॉपी में करो, ठीक है? ओके, हंस ले बेटा, आ रहा हूँ जो अभी। यहाँ तक क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट, फिर मैं दोबारा से कह रहा हूँ, ये है मैग्नेटिक। हाँ बेटा बोलो। सर एक में नीचे कर दो। डन सर। गुड। मुस्कान, मान लो एक वायर में ऐसे करके करंट फ्लो कर रही है, बताओ तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा? एक वायर ऐसे करके है, इस पे मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा? ये एंगल थीटा है। सर फर्स्ट वाली पर तो
0 लगेगा। दोनों 0 डिग्री। तो फर्स्ट वाले पे मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। कितना हो Zero. जाएगा सान्विक? 0 0 क्यों हो गया? क्योंकि बी और डीएल के बीच का एंगल कितना है? 0। अच्छा, इस वाले 0 केस को कैसे करेंगे? अब इस वाले केस को कैसे करेंगे? सर हमें पता है यहाँ पे जो हमारा एफ एम है वो कितना है? आई डीएल क्रॉस बी। तो भाई साहब अब यहाँ पे डीएल और बी के बीच का एंगल कितना है? थीटा हाँ, साइन तो ये हो गया। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? क्रॉस। पर मेरे पास एक और आइडिया है। तुरंत जया एक काम कर, इसको रिजॉल्व कर दे। ये जो लेंथ है, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी जया? एल कॉस थीटा और डायरेक्शन ऐसे करके करंट की, ये कितनी हो जाएगी? एल साइन थीटा डायरेक्शन ऐसे। अब एक बात बताओ, एल कॉस थीटा पे कितना लगा? एल कॉस थीटा पे कितना लगा? 0 और एल साइन थीटा पे 0 कितना सर। लगेगा? एल साइन थीटा पे नीचे को लग रहा है, कहाँ को लग रहा है? साइन थीटा। नीचे को। I यानी कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो डायरेक्शन डाउनवर्ड है, और जो एल कितना आ गया आपका? आई बी, और जो एल आया वो एल साइन थीटा आया। क्या मेरी बात सबको समझ आई? भाई क्योंकि अब जो एल है वो आपका क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो वेक्टर क्वांटिटीज को तो रिजॉल्व कर सकते हैं, स्केलर को नहीं कर सकते। वेक्टर तो होता ही है रिजॉल्व। यस की नो? Yes, नोट करा? sir. लो भाई साहब, करंट ऐसे फ्लो कर रही है। अब क्या करोगे? अब लेंथ कैसे लोगे? आप ध्यान से सुनना। एक्चुअली ये जो फॉर्मूला था आई, ध्यान से सुनना, डीएल क्रॉस बी। तुम्हें पता है ये डीएल क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। क्या होता है एक तरीके से? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब सर, आप तुरंत एक काम करो, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन कर दो। तो ये देखो डायरेक्शन ऐसी होगी ना, ये आ गया डीएल वेक्टर। क्या आ गया? डीएल। अच्छा, यहाँ पे डीएल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है? 90 अब फील हो रहा है degree. ना महक? ठीक है ना, क्लियर है ना? गुड। नोट करो, नोट करो। वो क्या कर रही है पीछे अपना अलग ही पढ़ रही है ना बेटा? सिमरन, गुड। सिमरन ने बहुत मेहनत करी, और तूने जिस पोजीशन में तुझे होना चाहिए ना, तो उससे बहुत नीचे है बेटा। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि तुझे बहुत ऊपर होना चाहिए। तेरे अंदर है टैलेंट, दिमाग है तेरे अंदर, पर तू उसका इस्तेमाल नहीं करती, पता नहीं क्यों। जी, मैंने तुझे पहले भी बोली है कई दफे कि तू अपनी पोजीशन से बहुत नीचे परफॉर्म कर रही है। तुझे अंडर 5 से नीचे आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तेरे अंदर है पोटेंशियल। याद कर, हनुमान जी की तरह तेरे को मैं रोज तेरी ताकत याद दिलाता हूँ, लेकिन तू फिर भूल जाती है। हनुमान जी को उनकी ताकत याद दिलानी पड़ती थी ना, वैसे ही जया को उसकी ताकत याद दिलानी पड़ रही, लेकिन इसको याद ही नहीं आ रही। जामवंत बनना पड़ेगा मुझे, एक बार लग रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फील हुआ। अब एक चीज और है, जो हम यहाँ पे एंगल लेंगे ना, वो भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का लेंगे। फॉर एग्जाम्पल
अब हम कुछ प्रश्न करते हैं, जैसे जैसे मैं कुछ प्रश्न कर रहा हूं, देखते हैं तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग कितनी बनी। मान लो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है ये मेरा, क्या है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। एक बार मैंने ऐसे करके लिया, ठीक है, एक बार मैंने ऐसे करके लिया, ये ऐसे, करंट ऐसे करके, ठीक है, सेमी सर्कल है ये, क्या है, सेमी सर्कल। बताओ दोनों में मैग्नेटिक फोर्स कहाँ को लगेगा, दोनों में मैग्नेटिक फोर्स, पहले वाले में 0, बिना दूसरे ऐसे वाले करके क्वेश्चन नहीं कर सकते आप, पहले डीएल वेक्टर बनाओ, पहले वाले में लगेगा इंटीग्रल। डीएल वेक्टर बनाओ। जैसे ही आपने डीएल वेक्टर बनाया, तुरंत आपने क्या देखा, सर ये क्या, डीएल वेक्टर इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि एफएम कितना हो गया बच्चों, 0। बहुत सुंदर, एफएम कितना हो गया बच्चों। अच्छा, एंगल 0 डिग्री भी हो सकता है और 180 भी हो सकता है, सो प्रॉब्लम नहीं। इस वाले में डीएल की डायरेक्शन क्या आएगी, ऊपर को आएगी। अच्छा, इसकी रेडियस आर है। अब यहाँ पे डीएल आ गया ऊपर को, और डीएल कितना होगा, 2r, कितना होगा, 2। अब बताओ मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कहाँ को होगी, इनवर्ड्स, कहाँ को होगी, अंदर इनवर्ड्स होगी ना। यूज कर महक लेफ्ट हैंड रूल अपनी कॉपी में। सबसे पहला तरीका है, जो आपकी पहली वाली उंगली है ना, उसको मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर रख दो, फिर करंट की डायरेक्शन के हिसाब से अंगूठा सेट करो, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना आया मेरा, आई 2r, और b कहाँ को, डाउनवर्ड। इज दैट क्लियर। क्या सारे बच्चों को ये बात समझ आ गई, क्या सभी बच्चों को ये चीज फील हो गई। यानी कि एंगल किसके बीच में लेते हैं, डीएल और मैग्नेटिक फील्ड के। डीएल क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बहुत सुंदर। अब डेजी से एक सवाल और पूछा गया, ये लूप है, डेजी भाई साहब इसमें नेट फोर्स कितना होगा, भाई डीएल 0, अरे यार बोला डीएल 0, तो एफएम कितना, 0, क्योंकि डीएल वेक्टर कितना हो गया बेटा, 0। डीएल वेक्टर कितना हो गया पुत्र, 0। कोई प्रॉब्लम, वेरी गुड। तो धीरे धीरे चैप्टर, ये कॉन्सेप्ट फील हो रहा है ना। अब देखो तुम्हारी बुकलेट में सारी चीजें दे रखी हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में समझा रखा है। ये है वो, देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज, ये कॉन्सेप्ट रह गया बेटा, ठीक है। पेज नंबर 48 लिख लेने को, में सर वो आपके नोट्स का पेज नंबर 48 है, ये कराना जरूरी है। उसके बाद ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको करा दिए, ग्राफ की अभी जरूरत नहीं है, ग्राफ अभी करवाऊंगा शाम वाले बैच में। ठीक है उसमें क्या है? हाँ बेटा नमस्ते, मेरे को वो सीएसएस कर देना बच्चों। अभी ढूंढता हूँ। इसके बाद थोड़े से कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, थोड़े से, ठीक है, बस लास्ट 1-2 क्वेश्चन कर रहे हैं, बाहर नहीं जा रहा हूँ। इसके बाद हमारा टॉपिक कौन कौन से बच्चे ना, ये देख लो पहले। ये टॉर्क मुझे लग रहा है ये अगले ही उसमें कराना पड़ेगा, आज ज्यादा हो जाएगा नहीं तो ना। मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर बचा हुआ है। फिर ये क्या है हमारा, ये थोड़ा सा कुछ और चीजें हैं, गायरोमैग्नेटिक रेशियो है, ये है, और कौन कॉन्सेप्ट है, फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग वायर, चलो ये भी करा दूंगा। अब पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करना है, मान लो, ऊपर करना थोड़ा सा। कर तो दिया,
बंदगी एक चीज थोड़ा सा सोचते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाते हैं। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 रिंग ली, क्या ली बेटा, दो रिंग ली, वेरी गुड। बंदगी बेटा इसमें करंट फ्लो करो आई, और इसमें इधर को करंट फ्लो करो आई, ठीक है। अब निकालो क्या, दोनों में मैग्नेटिक फोर्स। वैसे तो दोनों में नेट मैग्नेटिक फोर्स 0 है, TL 0 है, पर थोड़ा सा फील करते हैं। अगर मैं इसके छोटे से सेक्शन में देखूं, ऊपर छोटे से सेक्शन में जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, एक्चुअली अगर इसको फील करें ना, इसके हर सेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स ऐसे करके लग रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स इसको क्या करने की सोच रहा है, स्ट्रेच करने की सोच रहा है। क्या सोच रहा है, स्ट्रेच करने की, है ना। और अगर इस वाले में देखूं तो मैग्नेटिक फोर्स इसको क्या करने की सोच रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करने की सोच रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड फोर्स इसको तुरंत पिचका देगा, और मैग्नेटिक फोर्स इसको क्या करेगा, इसको एक्सपेंड करेगा और इसको कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, ठीक है, समझ में आया। अब देखो जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब तो बेकार है, लेकिन जब स्ट्रेच करेगा तो कहीं ना कहीं एक इंटरनल टेंशन लग रहा होगा रिंग में, कहीं ना कहीं क्या लग रहा होगा। इस वाले केस में, इस वाले केस में आपसे पूछा जाता है टेंशन ऑन रिंग। क्या पूछा जाता है, टेंशन ऑन रिंग, टेंशन ऑन रिंग। अब देखना जय ने अपना दिमाग कैसे लगाया ये टेंशन निकालने के लिए। जया ने सर से कहा, सर एक काम करो ना, आप आधी रिंग ले लो। क्या ले लो, आप क्या करो, आधी रिंग ले लो। और उसके बाद जया ने क्या करा, यहाँ पे 2 ऐसे करके खूंटे लगा दिए, जिसमें गाय बांधते हैं ना, ये लगा दिए। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो आधी रिंग है, ऊपर वाले पे अपवर्ड फोर्स है और नीचे वाले में डाउनवर्ड फोर्स है ना। तो कहीं ना कहीं ये रिंग पे जो FM है वो ऐसे करके है, तो यहाँ पे T टेंशन जनरेट होगा, यहाँ पे भी T टेंशन जनरेट होगा ना भाई। मैंने आधी रिंग हटा दी, आप इसको ध्यान से देखो, इसको यहाँ ध्यान से देखो। आधी रिंग पे नेट फोर्स ऊपर को है, नीचे वाली रिंग पे नेट फोर्स नीचे को है। तो इस वाले पोर्शन को ध्यान से देखो, इस वाले पोर्शन पे, इस वाले पोर्शन पे टेंशन ऊपर भी है नीचे भी है फोर्स, तो यहाँ पे टेंशन लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा, यहाँ पे टेंशन। अब मैंने क्या करा, वो आधी रिंग को हटा के वहां पे खूंटे लगा दिए दो, तो कहीं ना कहीं खूंटों पे T टेंशन होगा। अब अगर सिर्फ रिंग की बात करें, किसकी बात करें, रिंग, तो रिंग पे ये नेट FM ऊपर को और ऐसे करके टेंशन T नीचे को लगेगा ना रिंग पे। तो ध्यान से देखो, अब ये FM कितना होगा जरा निकालो तो। सर FM निकालने के लिए डेजी ने क्या करा होगा, तुरंत सबसे पहले DL वेक्टर निकाला होगा, और डेजी मुझसे कहेगी सर ये DL वेक्टर कितना है, 2R। तो जरा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालो तो कहाँ को है, ऊपर को। और भाई साहब डेजी कहेगी मैग्नेटिक फील्ड कितना है, I2RB, और यही FM किसके बराबर होना चाहिए था, 2T के बराबर। तो टेंशन कितना हो जाता है, FM अपॉन 2, यानी कि आंसर कितना आ जाता, IBR। दैट इज द टेंशन प्रोड्यूस इन स्ट्रिंग या रिंग। इस रिंग में इतना टेंशन प्रोड्यूस हो गया है, और इस वाले में कितना टेंशन प्रोड्यूस होगा, 0। इस वाले में टेंशन 0, नोट कर लो, कृपया सभी नोट करें, कृपया सभी। ऊपर खींच रहा है इसलिए नीचे टेंशन लग रही है। ऊपर वाली रिंग ऊपर खिंच रही है, नीचे वाली रिंग नीचे खिंच रही है, ऐसे कर, ऐसे कर। नाखूनों में देख, एक नाखून इधर एक नाखून उधर। थोड़ी देर के लिए मैंने क्या किया, आधी रिंग काट दी, इसको पकड़ लिया। अब ये जितना उधर को जा रहा होगा ये टेंशन निकाल लो, बात वही है, नोट करो। सर ये रिंग एक्सपेंड इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे पास FM है वो बाहर की तरफ लग रहा है। हाँ बाहर की तरफ लग रहा है। अगर नेट देखो रिंग पे वो तो 0 है ना, पर आधी रिंग पे तो नेट ऊपर को है और नीचे वाली रिंग पे नीचे को है, डाउनवर्ड। ठीक है बेटा, ओके सर। चलो आज की सेवाएं यहीं पे समाप्त की जाती हैं। इसी के साथ आपका चैप्टर हो गया 90% खत्म। अब ये बचा हुआ चैप्टर मैं कब खत्म करूंगा, संडे को।
संडे को सर कौन कौन से टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वो भी लिख लो, जिसने लिख लिया वो लिख लो अपनी कॉपी में। संडे को आएगी क्लास में डेजी? लिख क्या बोलते हैं, फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स, फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर। और उसके बाद लिख देना क्या, बोहर्स मैग्नेटॉन, बोहर्स मैग्नेटॉन, और फिर लिखना गैल्वेनोमीटर। इसी के साथ आपके 4 चैप्टर हो गए समाप्त। 5वां चैप्टर सिर्फ 2 दिन का है, 6वां चैप्टर 4 दिन का, 7वां चैप्टर 3 दिन का। एक महीने एक महीने में कितनी क्लास आएगी? 8 क्लास आएगी। 8 क्लास में आपकी पहली बुक खत्म हो जाएगी, ठीक है? ओके ओके, बाय बाय बच्चों।